Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Dimple. I hope you're all doing great. तो ये आज की जो वीडियो है एक डेमो वीडियो है फॉर क्लास 11th. तो इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th कवर करूँगी जो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. और इस चैप्टर में से मैं 3 टॉपिक्स कवर करूँगी. फर्स्टली साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है. सेकेंडली साइकोलॉजी एक साइंस है या सोशल साइंस है. And thirdly, the different branches of psychology. So let's begin. Alright guys, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ. अपने सारे नोट्स मैं यहीं डालूँगी विद एक्सप्लेनेशन. तो आप चाहो तो इसमें से नोट्स बना सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कि साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी एक फील्ड है और ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइक एंड लोगोस. साइक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है स्टडी. देयरफॉर इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल्स. ऑलराइट. और वैसे साइकोलॉजी जो है 3 चीज़ों पे फोकस करता है. BEC पे फोकस करता है. बिहेवियर पे, एक्सपीरियंसेस पे और कॉग्निशन पे. लेट मी स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग कॉग्निशन. कॉग्निशन मतलब हमारे सारे मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी. ये सब हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये कॉग्निशन का पार्ट होती है जिसको हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास में अनाउंस किया कि कल आप सबका एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का ये कोर्स है और एग्ज़ाम इतने घंटों का है. अब जब आप एग्ज़ाम में अटेंशन पे नहीं करोगे तो क्या आप घर जाके उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे? क्या आप प्लानिंग कर पाओगे कि मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना है? क्या आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं. तो यहाँ पे हमारी मेंटल एक्टिविटी आ जाती है, कॉग्निशन. और आप कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ चीज़ मेमोराइज़ करते हैं तो उस मेमोरी को ब्रेन में स्टोर करते हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, राइट. तो वो प्रोसेस भी कॉग्निशन का पार्ट होती है. ओके. नाउ आई विल कम टू बिहेवियर. ओके. बिहेवियर वो जो ओवर्ट है, मतलब जो हम देख सकते हैं. ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो हम देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेस देखने गए हो और रेस में 3 जने दौड़ रहे हैं, 1 2 3. ऑलराइट. अब जो फर्स्ट वाला है वो अपना 100% दे रहा है, पूरा जोश लगा रहा है और वो फर्स्ट आ जाता है. जो सेकंड पर्सन है वो डिसइंटरेस्टेड है, बिल्कुल भी जोश नहीं लगा रहा, अपना 100% नहीं दे रहा, बिल्कुल आराम आराम से दौड़ रहा है. वो थर्ड आता है, लास्ट आता है. जो थर्ड पर्सन है उसके पैर में चोट लगी है लेकिन वो फिर भी दौड़ता है और सेकंड आ जाता है. अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कौन था, तो कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट वाला मोटिवेटेड था क्योंकि उसने अपना 100% दिया ऑब्वियसली और वो फर्स्ट आया है, उसने पूरा जोश लगाया उसने. कुछ लोग बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, उसके बाद भी वो दौड़ा और सेकंड आया, उसने अपना 100% फिर भी दिया. अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो शायद फर्स्ट आ जाता, राइट. अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किस बेसिस पे फर्स्ट को सिलेक्ट किया या थर्ड को सिलेक्ट किया, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया इन दोनों को, तो आप लोग बोलेंगे कि इनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके. हमने उनको ग्राउंड में ऑब्ज़र्व किया, हमने देखा कि फ़र्स्ट वाला अच्छे से दौड़ रहा है, जोश लगा रहा है, 100% दे रहा है. हमने देखा कि थर्ड पर्सन के पैर में चोट लगी है, उसके बाद भी वो दौड़ रहा है. तो आपने इनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया, आपने इसके बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व किया और पता लगाया कि लीस्ट मोटिवेटेड है. तो यहाँ पे बिहेवियर आ गया. और साइकोलॉजी भी हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है. जो दिखता है वो हमें पर्सन को समझने में हेल्प करता है,
उनके बिहेवियर को देखने से, ओवर बिहेवियर को देखने से पर्सन को समझने में हेल्प होती है। ओके, अब थर्ड चीज़ जो थी वो थी हमारे एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे दो लोगों को कंपेयर करना है। जो फर्स्ट पर्सन है वो 17 साल का है और अभी से जॉब कर रहा है, क्योंकि वो फाइनेंशियली एक अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और सेकंड पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में लग्जरीज एंजॉय कर रहा है, पार्टीज़ करता है, जॉब भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है, पढ़ाई करता है, वो भी 17 साल का है। फर्स्ट पर्सन 17 साल का है लेकिन वो अभी से जॉब कर रहा है, उसने लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों लोगों में से मेंटली स्ट्रॉन्ग कौन होगा सबसे ज़्यादा, व्हाट डू यू थिंक, कौन होगा मेंटली स्ट्रॉन्ग और कौन अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगा? तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम विल गो विथ नंबर 1, क्योंकि वो ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसने लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स देख रखे हैं, तो ये आगे भी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगा। और इतनी छोटी उम्र में जॉब कर रहा है तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा मैच्योर होगा, इसने लाइफ में ज़्यादा देखा है। क्यों ये एक्सप्लेनेशन दिया? क्योंकि इन दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो ये दोनों एज अ पर्सन कितने अलग होंगे एक दूसरे से। जैसा पर्सन ये होगा वैसा ये नहीं होगा, और जैसा ये होगा तो वैसा फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग है, दोनों ने लाइफ में अलग अलग चीज़ें देखी हैं, राइट। दोनों के सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों का बिहेवियर भी अलग होगा। ओके, दैट इज़ वाई एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड समवन। और ये तीनों चीज़ें, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड कॉग्निशन, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। ऑल राइट, नाउ आई विल मूव ऑन विद द सेकेंड टॉपिक। साइकोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस है? ओके, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। ओके, तो बहुत पहले ये डिबेट हुआ करता था कि साइकोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस है, एंड एवरीवन केम टू अ कंक्लूजन दैट साइकोलॉजी इंक्लूड्स बोथ। साइकोलॉजी में साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। साइकोलॉजी बीए में भी है, बीएससी में भी है, साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों साइकोलॉजी दोनों है? लेट मी बिगिन विद द साइंस पार्ट। किसी भी साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च ज़रूरी होती है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ज़रूरी होती है, राइट। साइकोलॉजी में भी हम पहले एक हाइपोथेसिस डिराइव करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले रिलैक्सिंग और काम म्यूज़िक सुनते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो नहीं सुनते हैं म्यूज़िक। ये मेरा अजम्पशन है एक, ठीक है। अब मैं इस अजम्पशन को प्रूव कैसे करूँगी? डेटा कलेक्ट करूँगी, ठीक है, रिसर्च करूँगी, फिर रिज़ल्ट्स निकालूँगी इस डेटा के थ्रू, और उस रिज़ल्ट से कंक्लूजन निकालूँगी। तो मैंने 20 बच्चों को ले लिया और मैंने उनको डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया मैंने। जो फर्स्ट ग्रुप है, मैंने उन्हें एग्ज़ाम से पहले ना म्यूज़िक सुनाया, एकदम रिलैक्सिंग, एकदम काम म्यूज़िक सुनाया मैंने उनको। मैंने सेकंड ग्रुप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने 1 घंटे बाद दोनों को एक एग्ज़ाम दे दिया। अब मैंने उन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स निकाले, तो जो फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज स्कोर सेकेंड ग्रुप के स्टूडेंट से ज़्यादा आया, मतलब उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा हाइपोथेसिस ट्रू है, प्रूफ हो चुका है कि हाँ ऐसा होता है। तो उसमें मैंने एक साइंटिफिक मेथड फॉलो किया, रिसर्च किया, तो उसमें साइंस आ गया। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, HDM। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल यही है कि हाइपोथेसिस बनाया और इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट किया, टेस्ट किया। अब एक चीज़ में ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स की IQ सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स की IQ से ज़्यादा होगी
तो चाहे मैं उनको म्यूज़िक सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, उनका स्कोर ज़्यादा ही आएगा क्योंकि IQ ज़्यादा है। तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों ग्रुप हर लेवल में इक्वल है। ओके, दोनों की IQ इक्वल है, दोनों की एज इक्वल है, और सारे फैक्टर्स को मैंने कंट्रोल करके रखा है जो इंटरफियर कर सकते हैं रिसर्च में, ताकि रिजल्ट्स जो आए वो एकदम ट्रू रिजल्ट्स आए, टेस्ट एक्यूरेट हो। ओके, तो यहाँ पे साइंस आ गया। अब साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ में उसके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स दोनों इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, वो किस सोशल ग्रुप में बिलोंग करता है, वो किस कल्चरल ग्रुप में बिलोंग करता है, उसका सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी में साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है। ऑलराइट, नाउ आई विल मूव ऑन विथ द थर्ड टॉपिक। यहाँ पे मैं डिफरेंट ब्रांचेस लिस्ट करूँगी साइकोलॉजी के। वैसे साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट आई एम गोना लिस्ट आउट फ्यू ऑफ देम। ओके, सबसे पहला कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सेकंड बायोलॉजिकल, साइकोलॉजी। थर्ड वाला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ले लीजिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फोर्थ हेल्थ साइकोलॉजी। फिफ्थ क्लिनिकल साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और एक लास्ट नोट डाउन करती हूँ, सोशल साइकोलॉजी। ऑलराइट, ये मैंने कुछ नोट किए हैं, सॉरी। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। ये है ब्रांचेस, मतलब कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाई होता है। ऑलराइट, सबसे पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया कि कॉग्निशन में वो सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं, लाइक थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल मेमोरी ले लीजिए, तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने इन्वायरमेंट से, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आपने कौन सा कॉग्निटिव एक्टिविटी यूज़ किया? अटेंशन यूज़ किया। घर जाके जो भी आपने पढ़ाई की, मेमोराइज़ किया, उसमें आपने अपनी मेमोरी यूज़ की, ब्रेन यूज़ किया। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, आपने अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको स्टोर किया, उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और उसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसे अप्लाई किया। तो वहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गई, मतलब हमारे कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, जो भी हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये फील्ड स्पेसिफिकली उस पर फोकस करती है। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है वो ये देखती है कि कैसे हमारा जो फिज़िकल सिस्टम है, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है एज एन इंडिविजुअल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम चिड़चिड़े नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते हैं। तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो हमें मेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वो आ गया कि कैसे हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है हमारे मेंटल सिस्टम से, कैसे हमारे माइंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये देखता है कि एक इंडिविजुअल बर्थ से लेके ओल्ड एज तक कैसे डेवलप करता है। ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे डेवलप होते हैं, वो कैसे ब्लिंक करना सीखता है। ठीक है, उसके ब्लिंकिंग कैसे डेवलप होती है, उसके ग्रास्प जो पकड़ने की वो होती है, ग्रास्पिंग होती है, वो कैसे डेवलप होती है, कैसे वो चलना सीखता है। ठीक है, फिर
जो भी चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में हम कैसे मेंटली फिजिकली डेवलप होते हैं, एडोलेसेंस जब आता है, टीनेज ईयर्स आते हैं, उसमें हम कैसे मेंटली फिजिकली डेवलप होते हैं, सोशली भी कैसे डेवलप होते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं हम, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है हमारा उन ईयर्स में, ठीक है। वैसे ही ओल्ड एज तक उसका डेवलपमेंट देखते हैं, ये वाला फील्ड। ऑलराइट, हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। ओके, समवट सिमिलर टू दिस। तो फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड वी बिकम वल्नरेबल टू डिजीज़ेस। जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली वीक हो जाती है और हमें बीमारी जल्दी लगती है। वैसे ही जब हम बीमार होते हैं, कि कैसी भी बीमारी हो जाए, खांसी जुकाम, ठीक है, तो हम मेंटली भी वीक हो जाते हैं, रोना आता है, चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा आता है ना। तो हेल्थ साइकोलॉजी ये देखती है। ऑलराइट, अब और हाँ, एक और चीज़, हेल्थ साइकोलॉजी हेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी फोकस करती है। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डिसऑर्डर्स के साथ डील करता है, डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना और ट्रीट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, उसे स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी डिसऑर्डर है, तो वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ कंसर्न्ड विथ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक चीज़ याद रखना कि काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग वाली जो फील्ड होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी से सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट काउंसलिंग में हम लेस सिवियर प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता नहीं है कि मैं आगे कौन सा करियर चूज़ करूँ या क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आई विल नॉर्मली गो टू एन एजुकेशनल काउंसलर। तो काउंसलिंग लेस सिवियर प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, जो कम सिवियर होते हैं। ऑलराइट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे डील विथ more severe problems like severe disorders, depression, anxiety, panic attacks, schizophrenia, like these. All right, sports psychology. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किसके साथ डील करता है? एथलीट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एथलीट डीमोटिवेटेड है या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए हैं और उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आ गए उसकी वजह से। सो एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट वाज एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द पर्सनस परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने पे मेरा फोकस होगा, उसे काउंसिल करूँगी मैं, है ना। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये भी देखा जाता है कि कैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को बोल दिया कि अगर तुम स्ट्रेस्ड हो सो टेक लॉन्ग वॉक्स या जॉगिंग करो, ठीक है, मैंने उसको ये बोल दिया। अब उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी आ गई और उससे उसका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। बट ये प्रिस्क्राइब करने से पहले मुझे रिसर्च करनी होगी, क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में लॉन्ग वॉक्स लेने से या जॉगिंग करने से स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो रिसर्च यहाँ पे भी आ गई। रिसर्च वैसे हर फील्ड में आती है, ठीक है, जितने भी फील्ड्स हैं इन सब में रिसर्च आती है, कोई भी थ्योरी डिराइव करने से पहले। तो एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैं ये भी करूँगी, मैं देखूँगी कैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेने से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, काउंसिल करूँगी। ऑलराइट, फिर है सबसे लास्ट सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी यही स्टडी करता है कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडियन
और एक वेस्टर्न फैमिली को ले लीजिए, ठीक है, दोनों के कल्चर्स अलग हैं। एक इंडियन फैमिली जो है वो कलेक्टिविस्ट कल्चर में बिलीव करती है, उन पे ज़्यादा एम्फोसिस डालती है, पर एक वेस्टर्न फैमिली इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पे ज़्यादा एम्फोसिस डालती है कि बच्चा 18 साल का हो गया तो अब वो जॉब करेगा, खुद कमाएगा, खुद की फ़ीस खुद देगा, अलग रहेगा हमसे, खुद का रेजिडेंस लेगा, है ना। पर एक इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता। हम एक कलेक्टिविस्ट कल्चर में मानते हैं कि बच्चा साथ में रहेगा फैमिली के, और जो भी कमाएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा फैमिली में, राइट, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा अपनी फैमिली में। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो सोशल साइकोलॉजी डिफरेंसेस भी स्टडी करती है कि कैसे हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है और कल्चरल एनवायरनमेंट भी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो सोशल साइकोलॉजी में सारे सोशल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, पूरा सोशल एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी कैसे हमें इम्पैक्ट करती है और हम कैसे अपनी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी दैट आई डिस्कस्ड ओवर हियर। इनके अलावा और भी बहुत ब्रांचेस हैं। ऑलराइट, सो guys, this was it for today and let's do a small revision before I end this video. सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होता है। वो एक ग्रीक वर्ड साइक से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सोल। सेकेंडली हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी किन 3 चीज़ों पे फोकस करता है, BEC, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड कॉग्निशन। थर्डली हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी एक साइंस भी होता है और एक सोशल साइंस भी होता है। साइंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है और रिसर्च वर्क होता है। सोशल साइंस इसलिए होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ में उसके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स दोनों उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर फोर्थली हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी में कितने ब्रांचेस होते हैं। सो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज़ दैट मैंने इस वीडियो में जितने भी ब्रांचेस बताए हैं साइकोलॉजी के, उनके अलावा और कितने ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में आप सर्च करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। So this was it for today, and if you have any doubts and queries regarding this video, please feel free to reach out. I would be glad to help you guys out. So this was it. Thank you very much and have a nice day.